शहरनामा.com में आपका सबका इस्तकबाल है। आज खुसूसी तौर से हमारे दोस्त अजीम सहाफ़ी, बल्कि कोहनामश सहाफ़ी और बहुत ही नज़र रखने वाले सियासत पर और दीगर मसाइल पर रखने वाले जर्नलिस्ट सईद हमीद साहब को हमने ज़हमत दी है। सईद हमीद साहब का हमारा ताल्लुक़ भी बहुत दिनों रहा, मुख्तलिफ़ अखबारों में हम लोग एक साथ रहे, लेकिन फिर भी हम उनसे जूनियर रहे और उनका बड़ा नाम है, उनकी किताबें हैं, उनका तज़किया है, उनका मुशाहिदा है और वो जिस जगह भी रहे उन्होंने ना सिर्फ अपना नाम उनका बढ़ा बल्कि अखबार की भी वक़्त उनकी वजह से बढ़ी। वो इनकलाब में भी रहे, उर्दू टाइम्स में भी रहे, उर्दू मुंबई न्यूज़ में भी रहे और दीगर अखबारात में और रसाइल में पूरे हिंदुस्तान के वो लिखते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश में जो 2022 में इलेक्शन होने वाला है उसके ताल्लुक से सईद हमीद साहब से बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो हालात होते हैं सियासी या समाजी, उसका असर महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई पर में देखा जा सकता है। चूँकि मुंबई में जो लोग हैं उनका ज़्यादातर का ताल्लुक बिहार और उत्तर प्रदेश से है, तो इस वजह से जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा उस पर वहाँ के वोटरों का और वहाँ के जो खानवादे हैं इन दोनों सूबों के या यूपी का, चूँकि इलेक्शन 2022 में है, उसका असरअंदाज होगा। तो हम उनसे पूछेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासी हवा को आप कैसे महसूस कर रहे हैं और वहाँ क्या यहाँ के इलेक्शन के सिलसिले में अवाम उन्नास और ख़वास में क्या गुफ्तगू चल रही है? सईद हमीद साहब। शुक्रिया हुसैन अफसर साहब। जैसा कि आपने जिक्र किया यूपी इलेक्शन, उत्तर प्रदेश इलेक्शन, तो महाराष्ट्र की दिलचस्पी जो है उसमें जिस तरह पूरे पूरे मुल्क की दिलचस्पी उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन की तरफ है, उसी तरह महाराष्ट्र की भी पूरे महाराष्ट्र की नज़रें हैं। वो इसलिए कि इस मर्तबा महाराष्ट्र ने असेंबली में बीजेपी के हाथ से इक़्तिदार छीन लिया जी। और उसके बाद से जिस तरह से वेस्ट बंगाल में जो है ममता बनर्जी को निशाना बनाया गया, इस तरह के थोड़े से हालात जो है महाराष्ट्र में भी हैं। इसलिए महाराष्ट्र में सिर्फ यूपी वालों को ही नहीं बल्कि मराठी और महाराष्ट्र की सियासत करने वालों को बीजेपी के जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है या उनकी जिस तरह से जो है हठधर्मी है, सियासी हठधर्मी है, उसका निशाना बनना पड़ रहा है और ये तो सभी देख रहे हैं कि जहाँ-जहाँ नॉन बीजेपी रियासतें हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, उनको गिराने के लिए और उनको परेशान करने के लिए जिस तरह से ये काम हो रहा है, ईडी, सीबीआई, आईडी, कोर्ट, यहाँ तक के और ये जो इलेक्शन कमीशन सब के सब जो है वो जो डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं या मिसयूज़ किए जा रहे हैं, उसके मद्देनज़र यूपी का इलेक्शन सबके लिए ये अहमियत रखता है कि यूपी इलेक्शन ही ये तय करेगा कि अगले उसके बाद जो पार्लियामेंट 2024 इलेक्शन का आएगा पार्लियामानी उसमें इलेक्शन। उसमें क्या होगा, क्योंकि एक तज्जिया तो ये भी है कि यूपी की 80-82 जो 84 सीटें हैं पार्लियामेंट की, वहाँ पर अगर बीजेपी यूपी में बीजेपी कम होती है तो दिल्ली में भी यूपी कम होती है, नहीं बीजेपी कम होगी। अगर यूपी में बीजेपी को गिरा दिया जाए तो दिल्ली में भी ऑटोमेटिकली बीजेपी गिर जाती है। इसलिए भी अगला इलेक्शन जो है वो अ, सारे सारे ही मुल्क के लिए और ख़ास तौर से महाराष्ट्र वालों के लिए जो देख रहे हैं कि यूपी में क्या होगा। अ, अभी तो हम लोग तो दूर बैठे हुए हैं, आपको ज़्यादा ज़मीनी हक़ाइक़ का पता है, लेकिन दूर से जो बात समझ में आ रही है वो एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, जैसा मिली-जुली सूरत-ए-हाल दिखाई दे रही है कि वहाँ क्या होगा, क्योंकि बज़ाहिर पिछले इलेक्शन में और अभी इलेक्शन ये 2021 में देखा जाए तो लगता है कि किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो बीजेपी के अगेंस्ट में जा रहा है अभी फिलहाल।
और जो है वेस्टर्न यूपी में उसको किसान आंदोलन से नुकसान हो सकता है, ऐसा यूं लगता है, बज़ाहिर लगता है। फिर ईस्टर्न यूपी में कोरोना के पीरियड में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से आम आदमी तकलीफ में रहा, और ये बात कही जा सकती है कि यूपी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन में तो बिल्कुल फेल हो गई है। लेकिन इस बात को सिर्फ है ना, ये इससे नतीजा नहीं निकाला जा सकता है कि उसको हराया जा सकता है, क्योंकि मगरबी बंगाल के बरक्स यहाँ पर यूपी में दिखता है कि एंटी बीजेपी जो कैंप्स है वो कई खानों में बटे हुए हैं। अभी जी। आप ये है ना, आप समझ सकते हैं कि वहाँ सूरत-ए-हाल क्या है, लेकिन हम यहाँ समझते हैं कि बीजेपी के बाद दूसरी जो पार्टी हो सकती है बड़ी, वो समाजवादी पार्टी है, ऐसा लगता है। लेकिन अगर बीजेपी को 1 नंबर दे तो रनिंग में पहले नंबर पे है, तो समाजवादी दूसरी पार्टी वो तीसरे या चौथे या 8वें नंबर पे है, पता नहीं। क्योंकि उनके भी वोट्स काटने के लिए बहुत सारी पार्टियाँ हैं। अभी हम यहाँ से देख रहे हैं कि वहाँ पर दलित और मुस्लिम और बहुजन समाज का जो वोट है वो कितना बढ़ रहा है। बीएसपी भी है, बीएसपी के साथ भीम आर्मी भी है। फिर हमारे जो है ये इस मर्तबा शायद ये ऑल इंडिया आम आदमी पार्टी ऑल इंडिया आम आदमी पार्टी मजलिस भी आई है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हाँ, ये आम आदमी पार्टी भी है। फिर मुस्लिम वोटरों की बात करें तो अय्यूब साहब की पार्टी है, पहले से थी। फिर वो आपकी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, फिर ये एमआईएम है। तो दलित और मुस्लिम वोट्स जो बढ़ रहा है, और उसमें जो है वो किस तरह ये वोटिंग होगी, इस पर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी कोशिश करेगी कि इस अपोज़िशन के इंतशार की वो जो है वो किया जाए, फ़ायदा उठाया जाए। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी समझ में आती है कि कांग्रेस ने वो इमरान प्रतापगढ़ी को शायद माइनॉरिटी का चार्ज दिया है, और इमरान मसूद हैं शायद, यूपी के कुछ वो भी बनाए गए हैं। तो उनका भी फ़ोकस जो है माइनॉरिटी वोट्स की तरफ ज़्यादा है। ऐसी लेकिन आप सूरत-ए-हाल में ये जी, फरमाइए कि जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक में मुख्तलिफ किस्म की जो पार्टियां, चाहे वो मुस्लिम बेस्ड हो या वो बीएसपी हो या कुछ हो, दूसरी पार्टियां हो या छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज हैं, ये जिस तरीके से इनका भी टारगेट जो है वो मुस्लिम वोटर्स है, तो क्या जो बड़ा स्टेक होल्डर है समाजवादी पार्टी, उसको डेंट पहुंचेगा इन पार्टियों के कामों से और इनके एफर्ट भी लोग कर रहे हैं? जाहिर है कि फिर वो बहुत मुस्तहकम पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे मुकाबला जो है वो जब तक कि इत्तेहाद अपोजिशन में ना हो, वो किसी सूरत से कामयाबी नहीं नसीब हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि ये किसी लेवल पर इन लोगों को एक होना चाहिए या कोई सीटों का एडजस्टमेंट करना चाहिए या इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए कुछ ऐसे रास्ते निकालना चाहिए कि ये बड़ी पार्टी को और सेफरन पार्टी को रोक सकें? देखिए पॉलिटिक्स में आप किसी पार्टी को रोक तो नहीं सकते कि ना लड़े, है ना? वो चाहे सही वो है। है ना? और दूसरे ये बिल्कुल। कि अलायंस करना ये पार्टियों के ऊपर है। ये उनके ऊपर मुनहसर है अलायंस करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो वोटिंग पैटर्न जब जब एकदम से लास्ट मोमेंट आएगा, तो अवाम भी अपने मिजाज और अपने अपने जो है ना, अपने जो सूझबूझ के हिसाब से बड़ी समझदारी से जो है ना वो वोटिंग करते हैं। इसका आपने मिसाल वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में आपने देखा कि वही वेस्ट बंगाल में भी सभी थे, कांग्रेस भी थी, और एंटी बीजेपी, और बहुत बड़ा डिवीज़न यूँ दिख रहा था बज़ाहिर कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जो था, वो ममता बनर्जी के वोट खा रहा है, ऐसा लगा। लेकिन वेस्ट और बंगाल फिर में थोड़ा-सा सईद भाई, मामला ये था कि वहाँ वो बंगाल आखिर में चल निकला और बंगाल हाँ, वर्सेस आउटसाइड, तो वो चल निकला। लेकिन हाँ, यूपी में यहाँ की जो पॉलिटिक्स आपको मालूम है कि इतने मुस्लिम आउटफिट्स खड़े हो जाते हैं और वो खुद मायावती इतने टिकट दे देती हैं कि वो जीतने वाले होते नहीं हैं वो उम्मीदवार, लेकिन वोट अच्छे खासे काट लेते हैं। 2017 में बीजेपी को
312 सीटें मिली थी और 3 करोड़ से ज्यादा वोट मिले थे, और जबकि समाजवादी पार्टी को 1 करोड़ 28 लाख मिले थे, और उसके एवज में उनको 19 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को, यानी बसपा को 19 सीटें, समाजवादी पार्टी को 47 और 1 करोड़ 82 लाख उनको वोट मिले थे। अब इस सूरत में जाहिर है कि नंबर 2 पर जो था वो रहा समाजवादी पार्टी रही, लेकिन वोटों के एतबार से समाजवादी और बसपा में ज्यादा फर्क नहीं था। तो अब सवाल ये है कि जिस तरीके से मुसलमानों को घेरा जा रहा है, सारी पार्टियां घेर रही हैं, तो इसमें मुसलमानों के ही वोट कटेंगे, ना कि बीजेपी को इससे कोई हजीमत या शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं ऐसा वहाँ के लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे सरकमस्टेंसेस में जिसमें यूपी इस वक्त आज है, तो हर सीट पर मुसलमान फिर ये फैसला करता है कि बीजेपी को कौन सा उम्मीदवार हराने की पोजीशन में, इस तरह से ये वोटिंग पैटर्न बनता है हमेशा। ये आज सिर्फ इसकी बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ है। हम 10-20 सालों में देखे हैं कि हर सीट पर देखते हैं एक आम रुझान के अभी कौन हरा सकता है, तो इस तरह से पैटर्न हो सकता है। लेकिन मुझे यूपी में एक खतरा नजर आ रहा है जी कि आप जो है वोटिंग तो ईमानदारी से अगर हो भी जाए, एंटी वोटर जो है आपकी ईमानदारी से कर भी लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप ये देखिए लास्ट इलेक्शन में जिस मुजफ्फरनगर के फसाद की वजह से पूरा वेस्टर्न यूपी जो है बीजेपी की जेब में चला गया था, आज वो पूरे इनके हाथ से निकल चुका है बज़ाहिर। किसानों के इसी मूवमेंट तरह की वजह से। हाँ, किसानों की मूवमेंट। तो आज जो किसान 9 महीने से डटे हुए हैं, उनके भी इरादे मजबूत है। ऐसा नहीं है छोटे-मोटे है कि 2-4 एजिटेशन के बाद फ्लॉप हो जाते हैं, तो वो डटे हुए हैं। इसका असर वेस्टर्न यूपी में पड़ना ही है, और फिर उसका असर जो है ईस्टर्न यूपी पे भी पड़ेगा। योगी सरकार के फ्लॉप होने के बहुत सारे फील्ड में फ्लॉप हुए। मुझे लगता है कि आपके यहाँ जो है वो टीचर्स बहुत बड़ा सेगमेंट है, और वो परेशान है, वो नाराज़ हैं, और बेरोज़गारी है। और पिछले जो पंचायत इलेक्शन हुए थे, उसमें 1600-1800 टीचर तो मर गए, ज़बरदस्ती इलेक्शन कराने से। तो ये सारे फैक्टर्स से तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लगेगा, और ये बात तो है कि ये गवर्नमेंट फेल है। आपके अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो यूपी जैसी रियासत में उसका असर पड़ता है, ये सब फैक्टर हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बीजेपी से ये है कि जो पंचायत इलेक्शन में आपने देखा, पंचायत इलेक्शन में जब इलेक्शन था, तब तो वो समाजवादी पार्टी के ज़्यादा वो सीटें आ गई और बीजेपी के कम सीटें आई। लेकिन उसके बाद में योगी सरकार ने जिस तरह गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ किया या मिसयूज़ किया, वो जो है वो जमहूरियत की जो है ना धज्जियाँ उड़ाने का जो खेल लास्ट मोमेंट पे होगा, तो आपके सबसे बड़ा खतरा किसी वोटर से नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी हर डिस्ट्रिक्ट में जो आईपीएस ऑफिसर और आईएएस खड़े किए जाएँगे, जो बिठाए दिए जाएँगे, उनसे कितना खतरा होगा डेमोक्रेसी को। देखिए, डेंजर फॉर वो तो जो भी सरकार होती है वो अपनी मशीनरी लगाती है। अभी हाँ, उन्होंने लेकिन शुरू कर लेकिन दिया है कि ये जो है ब्राह्मण्स ये सरकार जो ऑफिसर्स हैं उनकी तैनाती वो कर रहे हैं ज्यादातर की, और नहीं, इलेक्शन के। तैनाती के अलावा अभी तो यूपी में तो अंधाराज चल रहा है। वो जो लास्ट मोमेंट पे जो होगा, जिस तरह से आपने बिहार में देखा, लास्ट मोमेंट पे नीतीश कुमार को जिताया है। जी नीतीश कुमार को जिताया है एकदम डीएम, और जहाँ-जहाँ कम फर्क वाला इलाके थे वहाँ पर जो आज नीतीश कुमार अगर बने हैं सीएम, तो उसमें वो लास्ट मोमेंट के सारे डीएम और जो है एसपी लोगों का हरकतें थी वो। तो मुझे लगता है कि बिहार में तो एक छोटे से लेवल पर हुआ कि उसको ज़बरदस्ती 10-12 सीटों पे ही उनको ये काम करना पड़ा। ये यूपी में ये बड़ा खतरा है कि बहुत सारी सीटों पे ऐसा होगा।
तो ये बड़ा खतरा है। और बाकी रहा जैसा आज की सूरत हाल है, आपने अभी जिक्र किया कि मुस्लिम और दलित जो दिख रहे हैं कि इतना बटे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सबकी एक ही लहर चलेगी कि बीजेपी को हराओ। और एरिया वाइज में एमएलए सीट पर लोग अपना फैसला करेंगे कि हम जो है ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो बीजेपी को हराने की ताकत रखता है। अब इस सूरत में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी आएगी, वो शायद आप ज़्यादा अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन बीजेपी सईद भाई, हमेशा। इसमें मुश्किल ये है कि इलेक्शन से 2 महीने पहले मौलवियों की टोलियां निकलती हैं, हाँ, जो हाँ, इदारे और तंजीमें हैं वह मुतहर्रिक हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा कर दिया जाता है समाज में कि जो वोटर है वो बजाय जो मुसम्मम और मुसल्लम अपनी फिक्र रखता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो आखिर में कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। फिर पैसा चलता है, फिर खुद जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है मौजूदा, उस वो खुद कुछ आउटफिट्स जो होती हैं, पॉलिटिकल आउटफिट्स होती हैं, उनको उनकी सरपरस्ती करती हैं चोर दरवाज़ों से, और आखिर में वो ये नतीजा होता है कि जितनी उम्मीद होती है कि उतने नताइज नहीं आते। तो अब ये सब तमाम सूरत हाल है। हमें उम्मीद तो बेहतरी की रखनी ही चाहिए, लेकिन ये कि बहुत ही ये बहुत संजीदा और बहुत उलझा हुआ और बहुत ही गुंजलक मामला है, और इसको सुलझाने के लिए दानिश्वर जो हों, जो मुखलिस हों, उनको आगे आना चाहिए, और जो इदारे और तंजीमें हैं उनको भी साथ में लेना चाहिए, और एक इस तरह का कोई कोई स्टीयरिंग कमेटी बने जो इन मामला पर नज़र रखे और वो अपना मशवरा दे सके। जैसे हमने 2017 में भी देखा था, और उससे पहले के इलेक्शन में भी देखा था कि दिल्ली, बम्बई और लखनऊ के कुछ बरसरा उहदा जो हज़रात थे वो एक्टिव हो गए थे, और उन्होंने इसको मतलब सही मशवरा दिया कि भाई फुला कॉन्स्टिट्यूंसी में फुला आदमी बीजेपी को हराएगा, तो आप इनको वोट दीजिए। इस तरह से उन्हीं ने इंतज़ाम किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो इलेक्शन की जो रात होती है वो बड़ी हाँ, खतरनाक होती है, और वो बड़े-बड़े जो घट्टे वाले होते हैं, दाढ़ी वाले, हम जैसे सब लोग सब बदल जाते हैं, और उनका जो फिर टारगेट होता है फिर दूसरा टारगेट हो जाता है। तो इसमें बहुत लोगों को मशवरा देने की ज़रूरत है कि उनको क्या करना है, और ऐसी नज़र आपकी नज़र में ऐसी जमातें कुछ हैं जो बम्बई में काम कर रही हों इन पेड वर्क? नहीं, कोई ऐसे जमात को तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि कोई 1-2 हैं, कई एक हैं, इसलिए बोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये अफ़राद ये जो करना है, है। हाँ, ये है कि ये करते हैं, और दूसरे बहुत से लेटर हेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आ जाती हैं पैसा लेके, इसकी हिमायत, उसकी हिमायत, वो उनको भी लोग जानते हैं। तो हुँ। ये जो लोग जिन जमातों से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी जमातें हैं जो डायरेक्टली जो है ना ये सियासत में दखल नहीं देते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड से भी अपना ऐसे, चूँकि ये सीरियस मसला है, मिल्लत का मसला है। अभी अभी अगर लोग जो सीरियस है, संजीदा है, वो समझेंगे कि भाई यूपी के इलेक्शन में आप अगर सियासत में नहीं आएँगे, इतना रोल के मुसलमान किसको वोट दें और कब किसको नहीं दें, अगर ये फैसला नहीं करेंगे, तो अब तो यूपी में आपके मदरसों पे भी ताले लग जाएँगे, मस्जिदों पे तो बुलडोज़र लगा तरह-तरह की दिए जाएँगे। परेशानियाँ हैं, अगर यूनाइटेड तो नहीं हुए तो तो। आप फिर अलहदा कैसे रह सकते हैं सियासत से, है ना? आप सियासत से अलहदा नहीं रख सकते हैं, और आप जो है फिर जो लोग सियासत में नहीं हैं, जो मुखलिस हैं, उन्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा, ख़ास तौर से यूपी में, कि आप जो है लोगों को आमादा करें, कम से कम ये यार्डस्टिक लेकर चलें कि आप किसी एक पार्टी के बंदे नहीं हैं, लेकिन आप एक ये पॉलिसी है कि बीजेपी को हराना है, ये मजबूरी है। ये नेगेटिव पॉलिसी है, लेकिन ये पॉलिसी पे चलना ही पड़ेगा, वरना तो आने वाले हालात और भी मुश्किल हो जाएँगे। तो इस देखिए तरह ये से जी, जी। जो हमारा पढ़ा-लिखा तबका है, उसको सरगर्म होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी अगर हमारा पढ़ा-लिखा इंटेलेक्चुअल क्लास है, अगर उसने 2-2 4-4 असेंबली हलके पे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया इस तरह से, कि पॉलिटिकल अवेयरनेस आम आम लोगों की, ऐसे लोग सियासी आएँ जो, बेदारी।
हाँ, बोले सियासी बेरोजगारी कि भाई आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, किसको वोट देंगे। और ये एक एजेंडा है कि आप बीजेपी को हराने के लिए हर एरिया में किसको वोट देंगे। ऐसा आपको यानी मुसलमानों को ग्रुप्स तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, जो पैसे वाले हैं, जो मुसलमानों को कंफ्यूज करने के लिए आप जानते हैं कितने पैसे जी हाँ। फूके जा रहे हैं, लोगों को खड़ा किया जा रहा है। फिर वो सूफी मुसलमान और शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान और हाँ, वो ये जो तालिबानी थर्पाती जो मुसलमान और वफ़े बटे हुए हैं वो ये सब जो एक्टिव हो जाते हाँ, ये जो भी खेल खेला जा रहा है, तो अखबारों में भी ऐसी अखबार पैसे फेंके जाते हैं। तो अभी तो आम मुसलमान को ये खेल समझ में आ जाना चाहिए। और मैंने जैसा कि कहा, यूपी के इलेक्शन की अहमियत इसलिए है कि अगर यूपी से आप बीजेपी को नहीं हटाएँगे, तो दिल्ली में भी बीजेपी नहीं उठेगी। और अगर यूपी में आप बीजेपी को गिरा देंगे, तो दिल्ली में भी जो है ये जो है गिर जाएगी। इसके इम्कानात ज़्यादा हैं। इस इस तरह से यूपी के मुसलमान को संजीदा तो होना ही पड़ेगा। आमतौर से बीजेपी के जो मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, जितने भी हैं, जिस तबके के भी, हम किसी तबके का नाम नहीं ले रहे हैं, उनका ये कहना है कि क्या इस दौर में कोई मुसलमानों के साथ क्या-क्या बुराइयां हुई जो हम किसी मुस्लिम आउटफिट या इस्लामिक पार्टियों की तरफ हम जाएं। तो आप क्या महसूस करते हैं कि क्या इस तरह की ये सोच जो है ये कारगर होगी या मैं इसके काउंटर में मैं होगी? मेरा ख्याल है कि मुसलमानों की सियासत में क्या इंडिया में मुसलमान जो है अलहदा नहीं रह सकते। चाहे वो सियासत हो या कोई भी शोबे ज़िंदगी में। जैसा आप बिज़नेस की बात कर लें, अलीगढ़ में मुसलमानों की सनत है ताले की, या मुरादाबाद में पीतल की, या कानपुर में लकड़ी की, चमड़े की सनत। तो क्या आप बिज़नेस में मुसलमानों का अलग बिज़नेस कर सकते हैं हिंदू के बगैर? नहीं कर नहीं, सकते। इसलिए नहीं कर सकते। इसी तरह सिया हाँ, तो जिस तरह हमारा पूरा कौमी धारा है, कौमी माशरा है, जिसमें हम बिज़नेस भी नहीं कर सकते हैं। हिंदू एम्प्लॉयर मुसलमान को नहीं रखे, ये भी नहीं हो सकता है। मुसलमान एम्प्लॉयर बोले कि नहीं, मैं हिंदू को कहीं एम्प्लॉय नहीं करूँगा, ये ये तो नहीं हो डिवीज़न सकता है। होना भी नहीं चाहिए। ये तो तो डिवीज़न इसी तरह सियासत में भी करते हैं, ये वो गलत डिवीज़न करते नहीं हो हैं। सकता है। हाँ, जो करता है वो गलत है। देखिए, आप जो इशारा दे रहे हैं, जैसा एमआईएम जो अभी निकली है, तो ये भी तो टोटल मुस्लिम ओरिएंटेड नहीं है। इन्होंने मुस्लिम पार्टी बनाई है, लेकिन हर जगह ये गैर मुस्लिम पार्टी से अलायंस करते हैं, उसके बगैर आज तक बढ़े नहीं है। नहीं वो महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र में इन्हीं ने किया। महाराष्ट्र में उन्होंने वंचित आघाड़ी से किया, हुँ। बिहार में गए तो किया, अभी आपके यहाँ भी आए हैं तो गैर मुस्लिम पार्टी टू पार्टी तो हाँ, अलायंस कर रहे हैं तो ना। अभी तो फौरी तौर से तो राजभर साथ में है, लेकिन राजभर का भी कोई आमतौर से भरोसा नहीं उनका लेकिन लोग कर रहे हैं लेकिन कि वो लेकिन रात में क्या सोचते हैं और वो दिन में क्या सोचते हैं, और रात भर में बदल जाता है लेकिन उनका लेकिन स्टैंड। एमआईएम का भी जो एक्चुअल उनके इकदामात ये बता रहे हैं कि वो भी बोल रहे हैं कि मुस्लिम पॉलिटिक्स एकदम सिर्फ आइसोलेशन में नहीं हो सकती। उन्होंने महाराष्ट्र में जय भीम का नारा लगाया, क्यों लगाया? तो अच्छा, ये है आप कि आप एक तो ये जो चीज है, ये भी यानी आप आइसोलेशन में जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे, बड़ा नुकसान हो जाएंगे, चाहे वो तिजारत में जाए या तालीम में जाए। मुस्लिम मुस्लिम कॉलेज बनाइए और उसमें कहिएगा हम गैर मुस्लिम प्रोफेसर को नहीं रखेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? कहीं नहीं, काबिल मुसलमानों वो की तो तरह आइन के खिलाफ भी है, अखलाक के खिलाफ भी है, मुस्लिम जो मुआशरे के तो, उसूल हैं उसके खिलाफ भी है, वो तो तो ये सब तो तो नहीं होना ये चाहिए। सियासत भी तो मुआशरे का हिस्सा है, तो उसमें अगर भी आप मुस्लिम मुस्लिम और गैर मुस्लिम नहीं कर सकते। हाँ, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है वो अलग है। यूपी के लिए मुझे लगता है कि एक ही स्ट्रेटेजी मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए, क्योंकि दो विक्टिम क्लासेस ज्यादा हैं, ज्यादातर मुसलमान विक्टिम है। तो उनके लिए उन्होंने बीजेपी ने और कुछ छोड़ा ही नहीं है इस सिवाय इसके कि आप जो है बीजेपी को हराने की पॉलिसी बनाए। और कोई चारा ही नहीं है कि इसको सपोर्ट करें या उसको सपोर्ट करें। मुझे लगता है कि बीजेपी को हराएं, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे तो फिर वो
असेंबली वाइज हर असेंबली सेगमेंट का अलग फैसला होगा। हो सकता है वेस्टर्न यूपी में ज्यादातर मुसलमान जो है वो लोकदल के फेवर में जाए। आज की तारीख में किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, टिके थे, और वो इस तरह से हर एरिया में अलग अलग चॉइस हो सकता है, कहीं कोई है कहीं कोई है। अब ये ओवरऑल तो सिचुएशन क्या बनेगी? डिपेंड करता है कि जो मुबैना आयत हैं मिल्लत के, उन हाँ पर हाँ। डिपेंड करता है कि वो क्या उनके दिमागों में क्या है, कहाँ से वो उनकी सरपरस्ती हो रही है कि, क्योंकि आम मुझे मुसलमान मुझे जो है वो बहुत समझदार नहीं होता और आखिर में ये लोग घबरा लेते हैं और मजबूर कर देते हैं। लेकिन ये कि बहरहाल वक्त के साथ में सोशल मीडिया की वजह से लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग पहले से ज़्यादा ज़हीन हो गए हैं, तो चीज़ों को समझने लगे हैं। इतने धोखे हुए हैं, धोखों से भी बहुत तजुर्बा हासिल हुआ है उनको। तो ऐसा हुसैन लगता है अख्तर कि साहब जो 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 गांव में चाय की दुकानों पे जो बैठ के अखबार पढ़ के तबसरे करते हैं वो तो बहुत समझदार दिखते हैं। जी, ये जो नहीं वो है, मौलवी लोग वो है सब ना। है, लेकिन आखिर और में जो वो मौलवियों का जो वो है जरगा है, वो एक्टिव बहुत हो जाता है और फिर वो उसको किसी सूरत से मोटिवेट कर लेता है और जो लाइन होती है वो बदल जाती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जो आपका। जो आपने मोतबर जी जी जमाते हैं उलमा की, या जो मोतबर उलमा है, मुझे लगता है कि वो खुल के इस तरह से आते नहीं है। और जो पर्दे के पीछे काम करते हैं वो अच्छा भी है, और जो जिस तरह से बिकाऊ लोग हैं वो तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हाँ, वो तो होता है। तो बहुत लोग तो सियाने हो झूलर, गए, समझ में बम्बई की आता है। समाज में झूलर कहते हैं तो बिकाऊ हो जाते हैं। जी जी लेकिन जी आपके यूपी में मुसलमान 5 साल में इतना भुगत चुका है। जी जी। और इतना भुगत चुका है, मुसलमान क्या किसान भुगत रहा है। पिछले इलेक्शन में जिस नहीं, आपको मैं बताऊं कि न सिर्फ मुसलमान किसान बल्कि समाज के बहुत से तबके जो हैं वो भी मुतासिर हुए हैं गलत पॉलिसीज की तो वजह से। तो मैंने बहरहाल ये देखा वो टिकैत साहब ने जो जिस तरह से कहा कि पिछले इलेक्शन में हमारी आंखें बंद हो गई थी, हम भटक चुके थे। उन्हें तो गुलाम मोहम्मद जौला से माफी भी मांगी, गले भी मिले। जी हाँ, पिछले 27 बरस उनके वालिद के साथ रहे हैं वो। हाँ, तो वो आज जो है वो वो डटे बैठे हुए हैं। और ये जो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल में हुआ था कि मुसलमान और हिंदू मिलके हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। आज आपके किसानों के आंदोलन में अल्लाह अकबर और हिंदू मुसलमान हर हर जी महादेव के नारे लग रहे हैं। जी तो जी ये फिजा तो थोड़ी सी बदल रही है, दिख रहा है, दिखाई जी, दे रहा है। बदल तो रही है बदल। अगर अगर इसका असर और जगह पड़ता है, जैसा कि अभी किसानों का भी कहना, हम लखनऊ में आकर के आंदोलन करेंगे जी और ईमानदारी से इलेक्शन होते हैं, और आम जो आदमी है वो सोच समझ करके वोट देता है। और असेंबली लेवल पर जैसा कि दूसरे सेगमेंट होंगे, अगर बाशऊर मुसलमान असेंबली सेगमेंट पे अपनी मिली जिम्मेदारी समझते हुए लोगों को समझाएंगे कि किसी पार्टी का अफिलिएशन ना हो, समाजवादी का या कांग्रेस का या ये आपका किसका किसका, जहां जो उम्मीदवार अ, हरा सकता है बीजेपी को, ये पॉलिसी ले, तो वही एक रास्ता मुझे आपके उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। वरना तो फिर वही बहरहाल जो आप। हम लोग सब बेहतर की उम्मीद रखें और जी हम आपको बार बार बीच बीच में जहमत देते रहेंगे, क्योंकि आप बहुत तजुर्बेकार सहाफ़ी हैं और आपने बहुत बहुत गुजारा है और बहुत गहराई से आपने मुशाहिदा और मुतालिया और तज्ज़िया किया है चीज़ों का। उम्मीद है कि आप हमें वक्त देते रहेंगे और इंशाल्लाह जरूर। अ, आपका एक बार फिर मेरा तो शुक्रिया। दूर का तज्जिया है, इंशाल्लाह नहीं, आप भी लेकिन आप बताइए। चूंकि जहाँ रह रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा जो यूपी के लोग हैं वो सूबे महाराष्ट्र में हैं हाँ, मुंबई में और काफी है। मुंबई की सड़कों पर और खोलियों में और चालों में जो रह रहे हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। तो वो जी जी कंसर्न रखते हैं क्या जी जी हमारे जी, सूबे सभी में क्या हो रहा है। और बम्बई के सभी। जो आम मुसलमान और दलित लीडर भी हैं उनको भी दिलचस्पी उत्तर प्रदेश की सियासत में रहती है हाँ, और अभी है फिल वक्त है। जी, जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इनायत आपकी।
शुक्रिया आपका। शुक्रिया। थैंक यू।